हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यू सीरीज टीडीएस की। जी हाँ, टीडीएस को लेकर के काफ़ी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 की टीडीएस के न्यू सेक्शन की कंप्लीट सीरीज बनाओ, प्रैक्टिकली प्लस थ्योरेटिकली ऑल कंसेप्ट हम लोग समझना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर के आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम हर एक सेक्शन जो है टीडीएस का वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग आप लोगों को 1 अप्रैल 2026 से टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करनी होंगी। टीडीएस के सारे न्यू सेक्शंस आप लोगों के पास 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आज सेक्शन 392 से। सेक्शन 392 हमारे पास टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में बात करता है। स्टेप बाय स्टेप देखिए, हर एक सेक्शन में कवर करवाऊंगी और बहुत ज्यादा डेप्थ में कवर करवाऊंगी। नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये बने रहिएगा हमारे साथ इन वीडियोस के एंड तक। देखिए, सबसे पहले तो सैलरी की बात करेंगे। जब भी आप सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करते थे, पहले किस में डिडक्ट करते थे? सेक्शन 192 में। अब हम किस में डिडक्ट करेंगे? सेक्शन 392 में। तो इसको याद करना बहुत ज्यादा आसान है। 192 से कौन सा बन गया? 392। याद करवाते जाऊंगी मैं सेक्शंस, निश्चिंत रहो। हम लोग इतनी बार सेक्शन को बोलेंगे कि सेक्शन ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर बैठ जाने वाला है। क्लियर? तो हमारे पास पहले कौन सा सेक्शन होता था मैम? सेक्शन 192। अब कौन सा हो जाएगा जी? 392, टीडीएस ऑन सैलरी। अब टीडीएस ऑन सैलरी किस किस को डिडक्ट करना है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई हो, इनमें से कोई भी पर्सन हो, अगर वो सैलरी प्रोवाइड कर रहा है और सामने वाले पर्सन के ऊपर एप्लीकेबिलिटी आती है टीडीएस की, उसके ऊपर टैक्स बनता है, तो टीडीएस आप लोगों को डिडक्ट करना होगा। क्लियर? नाउ अब इसके अंदर आप लोगों को ना कुछ एक कंडीशन जरूरी होती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप लोगों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं है और तो आप उसको, जो आपने उसको बेनिफिट दिया, जो आपने सामने वाले पर्सन को पैसा दिया, आप उसको सैलरी नहीं बोलोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई प्रोफेशनल फीस आप प्रोवाइड कर रहे हो। अब कोई डॉक्टर है, उस डॉक्टर को आपने प्रोफेशनल फीस प्रोवाइड की, सीए को आपने प्रोफेशनल फीस प्रोवाइड की, दैट इज नॉट अ सैलरी। वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमारा क्लाइंट है जो हमें पैसे दे करके जा रहा है, हमारे लीगल फीस दे करके जा रहा है, वो हमारी एक प्रोफेशनल फीस है। कौन से सेक्शन में उसका टीडीएस डिडक्ट होगा? सेक्शन 394 में। पहले कहाँ होता था? सेक्शन 194 जे में। क्लियर? अर्लियर सेक्शंस जो थी वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करते चलेंगे। अगर आपने पहले वाला एक्ट पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। नहीं पढ़ा है तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी। जस्ट आपको नए सेक्शन ही यहाँ पे याद करने होंगे। क्लियर? नाउ अगर आप लोगों का एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी के अंदर टीडीएस नहीं जाएगा। आपको चेक करना होगा कि आपको किस नेचर की पेमेंट रिसीव हुई है। जैसे कि अगर आपको प्रोफेशनल पेमेंट रिसीव हुई है तो ऑब्वियसली आपका जो टीडीएस है वो प्रोफेशनल पेमेंट्स के हिसाब से सेक्शन 394 के अंदर डिडक्ट होगा। सेक्शन 394 हम डिटेल में बाद में समझेंगे। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको पैसा मिला तो पहले तो 194C में टीडीएस डिडक्ट होता था। यानी आप सामने वाले पर्सन को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको अगर कोई टीडीएस डिडक्ट करना है तो सेक्शन 393, कौन से एक्ट में? इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो नया एक्ट हमारे पास आया है, उसका सेक्शन कौन सा लगेगा? 393। पहले कौन सा लगता था? सेक्शन 194C। तो आपको उसका नेचर देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक टीडीएस सेक्शन 392 के अंदर आपने डिडक्ट नहीं करना है। प्रोफेशनल पेमेंट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट हो तो डिपेंड करेगा। आपने प्रोफेशनल के केस में 394 और कॉन्ट्रैक्चुअल के केस में सेक्शन 393 में टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर? नाउ अब अगर हम बात करें सैलरी या रेम्यूनरेशन आपने पार्टनर को पे कर दी। देखिए, पार्टनरशिप फर्म की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, क्या पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर होते हैं वो पार्टनर्स जो है वो क्या इसके एम्प्लॉय होते हैं? क्या जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय होते हैं? नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। वो तो पार्टनर्स होते हैं ना, वो एक तरीके से लीगल ओनर्स हैं उस पार्टनरशिप फर्म में। क्लियर? उनके पास एक शेयरिंग रेशो है उस पार्टनरशिप फर्म में, तो वहां पे उनको एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया जाता है। उनको जो पैसा मिलता है वो बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाता है। इसका टीडीएस
सेक्शन 392 में डिडक्ट नहीं किया जाएगा। जब भी पार्टनर्स को कोई भी रेम्यूनरेशन मिलता है, पार्टनर्स को कोई भी सैलरी मिलती है पार्टनरशिप फर्म से, तो बिल्कुल आपने इस बात का ध्यान रखना है, इसका टीडीएस भी सेक्शन 392 में आप लोगों को डिडक्ट नहीं करना है। डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स के केस में डॉक्टर है, डॉक्टर पेरोल पे है। देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो सैलरी बेसिस पे होते हैं। अब मैंने आपको पीछे बताया कि डॉक्टर को प्रोफेशनल फीस मिली तो वो 194J में जाता था, अब 394 में जाएगा। क्लियर? बट अगर प्रोफेशनल फीस नहीं है, वो पेरोल पे है, सैलरीड बेसिस पे है, तो ऑब्वियसली सेक्शन 392 लगाओगे। फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी एक डॉक्टर है, उसका पैकेज है 1 CR का किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, एक डॉक्टर का किसी भी हॉस्पिटल के अंदर पैकेज है 1 करोड़ का, तो यहाँ पे सैलरी पैकेज के ऊपर है उसका टीडीएस सेक्शन 192 वो पिछला सेक्शन, मुझे थोड़ा सा ध्यान आ गया, हो सकता है पिछला सेक्शन रिपीट हो जाए, तो थोड़ा सा देखो ये मैनेज करना पड़ेगा, दिमाग में सेट है वो पिछले वाले सेक्शंस। बट मैं आप लोगों को इतना कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी इसके अंदर, आप लोगों को पेड कोर्सेज में भी इतना नहीं मिलेगा जितना हम अपने इस अनपेड कोर्स में आप लोगों को डाटा प्रोवाइड कर देंगे। बट बशर्ते आप लोगों को बने रहना है वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट इन वीडियोस के अंदर प्रोवाइड करूंगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिकल सेशन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। क्लियर? बट बाकी थोड़ा सा जो पुराने सेक्शन है वो हमें थोड़ा बीच में ध्यान रखने पड़ेंगे, रिकॉल हो जाते हैं माइंड में। नाउ अब यहाँ पे वहाँ अगर डॉक्टर सैलरी बेसिस पे, तो उसका टीडीएस जो है वो सेक्शन 392 में आपको डिडक्ट करना होगा। यहीं पे अगर कोई हॉस्पिटल है, उसने कोई स्पेसिफिक सर्जरी के लिए बाहर से डॉक्टर बुलवाए, ध्यान से बात सुनिए, पेरोल पे नहीं है, मंथली सैलरी पे नहीं है, बाहर से कोई डॉक्टर स्पेसिफिक किसी सर्जरी के लिए बुलाया गया और उसने उस सर्जरी के 5 लाख रुपीज चार्ज किए, उसने उस सर्जरी के 5 लाख रुपीज हॉस्पिटल से चार्ज किए, तो ये जो 5 लाख है ये एज अ प्रोफेशनल फीस सामने वाले पर्सन को दिए जाएंगे। इसके ऊपर जो सेक्शन टीडीएस डिडक्ट होगा वो होगा 394 सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली एक काम के लिए, एक सर्विस के लिए उसको जो फीस है वो पे की गई है, प्रोफेशनल फीस पे की गई है। लेकिन यहाँ पे पहले वाले केस में जो 1 करोड़ का पैकेज था वो क्या था, वो ईयरली बेस पे उसका पैकेज था, उसको पे रोल प्रोवाइड किया जा रहा था सैलरी बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। तो ये आपका जाना था 392 में। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेम ही पर्सन प्रोफेशनल फीस भी चार्ज कर सकता है, सेम ही पर्सन पेरोल पे भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्विसेज पे कि उसका टीडीएस कौन से सेक्शन में जाएगा, सैलरी बेसिस पे जाएगा या फिर प्रोफेशनल बेसिस पे जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। नाउ नो टीडीएस व्हेन नो टैक्स लायबिलिटी, अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अब आपके पास कोई एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी मात्र 12,50,000 है, अब ऑब्वियसली आप न्यू टैक्सेशन स्कीम में अगर जाते हो 12,50,000 है, आप 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे, टैक्सेशन लिमिट में आता ही नहीं है वो पर्सन। उस पर्सन का अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूं तो उसका टैक्स कितना आ जाएगा, उसका टैक्स आ जाएगा जी 0, बिल्कुल 0 टैक्स आएगा उस पर्सन का। तो अगर आपकी इनकम आफ्टर क्लेमिंग एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है तो आपका टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा सेक्शन 392 में। आपको इस बात का ध्यान रखना है, मेरी बात को ध्यान से समझना। सभी डिडक्शंस लेने के बाद, सभी एग्जाम्पशंस लेने के बाद, सभी रिबेट्स लेने के बाद अगर आपका जो टैक्स लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी 0 निकल करके आती है, तो आप लोगों को कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ अब क्वेश्चन क्या आता है कि टीडीएस आप लोगों को डिडक्ट कब करना है। बहुत लोगों के माइंड में ना एक चीज सेट है कि पेमेंट और टाइम ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, बट सैलरी में आपको ये बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं होता। जो टाइमिंग है टीडीएस डिडक्ट करने का वो एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट ही होता है। जब आपने सैलरी की पेमेंट कर दी तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, कभी भी एक्रूअल और ड्यू बेसिस के ऊपर टीडीएस आप लोगों को डिडक्ट नहीं करना। क्लियर? नाउ अब ये जो सैलरी है, सैलरी में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। जो मंथली सैलरी आपको मिल रही है वो भी इंक्लूड होगी, एडवांस सैलरी, बोनस, एरियर, कोई अदर रेम्यूनरेशन कुछ भी मिला हो,
सैलरी के अंदर ये सब चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है और ये सब इंक्लूड करने के बाद आपको टीडीएस की कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होगी। बट मेन पॉइंट जो मैंने अभी बताया वो ध्यान रखना, एक्रूअल बेसिस पे नहीं, आपको पेड बेसिस पे देखना है। जब आप सैलरी पे कर रहे हो तभी आप टीडीएस डिडक्ट करोगे, सिर्फ एक्रूअल की बेस पे आपको टीडीएस को डिडक्ट नहीं करना है। अगर आपको अर्लियर पीरियड के कोई भी एरियर मिले, जैसे कि अब आपका 25-26 का फाइनेंशियल ईयर है, तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको पिछले 4 सालों की रुकी हुई कुछ सैलरी मिल गई, कुछ एक एरियर्स मिल गए, तो क्या उनको भी इसी साल में टैक्सेबल करवाना होगा? हाँ जी, उनको भी आपको इसी साल में ही टैक्सेबल करवाना होगा। तो जो अमाउंट आपको मिली है वो भी इसी साल के अंदर एरियर जो है वो टैक्सेबल होगी और उसका टीडीएस भी आप लोगों को डिडक्ट करना होगा। जो ये आपको टीडीएस है, टीडीएस का आपके पास रेट क्या आएगा, ये मंथली डिडक्शन कंसेप्ट भी आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैम रेट क्या होगा। देखिए, रेट कोई फिक्स नहीं होता, कभी भी जो सैलरी का टीडीएस है उसका किसी भी प्रकार से रेट फिक्स नहीं होता है, इसमें एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपके पास लगता है। आप लोगों को करना क्या है आपको अपनी टोटल इनकम देखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी टोटल इनकम कितनी है, 40 लाख रुपीज है, और टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी आ गई, 5 लाख रुपीज आ गई। आप लोगों की जो टोटल लायबिलिटी है टैक्स की वो आ गई 5 लाख रुपीज और टोटल इनकम आपकी कितनी आ गई, 40 लाख रुपीज। तो आपको इस बेसिस पे अपना एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो है वो इंक्लूड कर लेना है। जितना आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स हो जाएगा। आपका जो रेट ऑफ टीडीएस है आपका यहीं से निकल करके आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12.5%। तो यहाँ पे आपका टीडीएस का रेट कितना होगा, 12.5%। लेकिन वहीं पे अगर सामने वाला कोई अदर पर्सन है और उसका टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट अलग है, उसकी टोटल इनकम की अमाउंट अलग है, तो उसकी रेट ऑफ परसेंटेज अलग निकलेगी। मेरी बात समझिएगा आप लोग, सबकी परसेंटेज ऑफ डिडक्शन अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी सैलरी अलग हो सकती है, सबकी टोटल टैक्स लायबिलिटी अलग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हिज एग्जम्पशन, रिबेट्स एंड डिडक्शंस। इसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। क्लियर? तो जितनी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है डिवाइडेड बाय टोटल इनकम आपको करनी है, ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकल करके आएगा। अब जितना एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकला है आप उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, जितना मंथली टैक्स रेट आएगा उसी रेट से आप लोग मंथली टीडीएस डिडक्ट करवाते रहेंगे। अब अगर इसमें आप लोगों को ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने 9 मंथ तक टीडीएस डिडक्ट करवाया सेम रेट से, बट आप लोगों को लास्ट के क्वार्टर में कुछ एक एरियर्स मिल गए, तब आप लोग क्या करोगे, तो जितना एक्स्ट्रा टैक्स वहां पे बनता है वो क्वार्टर 4 में आप लोग क्या कर लेंगे, वो टैक्स आप लोग एक्स्ट्रा वहां पे डिडक्ट करवा लेंगे। नाउ अगर वहां पे आप लोगों को ऐसा लगे कि हमने जो पहले टैक्स डिडक्ट करवाया था वो ज़्यादा था, लेकिन एक्चुअल में हमारा टैक्स कम बनता है, या अदर कोई हमें स्पेसिफिक डिडक्शंस और मिल जाएंगी तो टैक्स कम बनेगा, तो क्वार्टर 4 में उसी एवरेज के हिसाब से आप लोग कम टैक्स पे कर देंगे, यानी टोटल टैक्स आप लोगों को उतना जमा करवाना है। क्वार्टर 4 में एडजस्टमेंट्स हो जाती हैं, चाहे कम टैक्स पे करना हो या ज़्यादा टैक्स पे करना हो। आगे देखेंगे स्लैब रेट्स की। अगर मैं बात करूं, आप लोगों को अपने स्लैब रेट्स का ध्यान रखना है। स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपना एवरेज टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम जो हम फॉलो करेंगे उसका अंदर आपके पास अप टू 4 लाख नील टैक्स रेट है, आप लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना। 4 लाख 1 रुपीज से लेके 8 लाख रुपीज तक 5% का टैक्स है, 8 लाख 1 रुपीज से लेके 12 लाख तक 10% का टैक्स है। ये कंप्लीट स्लैब रेट्स मैंने अपने नोट्स में दिए हुए हैं। नोट्स आप लोगों को नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो दे दूंगी मेरी वेबसाइट का, वहां जाके जब आप लोग सर्च करेंगे सेक्शन 392 के नाम से तो आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में 60 ईयर से कम एज है तो आप लोगों को ये वाली रेंज लगती है, और 60 ईयर से और 79 ईयर्स के बीच की एज है तो आप लोगों के पास ये स्लैब लगेंगे। 80+ ईयर की एज है तो ये वाले स्लैब लगेंगे। तो एज वाइज मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को मैंने बाइफरकेट करके सारे टैक्स रिजीम्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। अदर इनकम और एग्जम्पशंस की अगर मैं बात करूं, जब भी आप सैलरी का टीडीएस कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ आपको सैलरी की इनकम कंसीडर नहीं करनी, कुछ एक अदर इनकम भी है, एग्जम्पशंस भी हैं, डिडक्शंस भी हैं जो आप लोगों को कंसीडर करनी होंगी। सैलरी इनकम नो डाउट वो तो आप कंसीडर करोगे ही, साथ ही साथ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी एम्प्लॉयर है
एम्प्लॉयर जब सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगा, अब होता क्या था, सैलरी के ऊपर टीडीएस तो एम्प्लॉयर ने फाइल कर दिया, हाँ जी मैम ठीक है, एम्प्लॉयर ने फाइल कर दिया, लेकिन अब कुछ एक छोटे छोटे माइनर से इनकम रह जाती थी, जैसे इंटरेस्ट इनकम रह गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रह गई। तो ये जो इनकम्स हैं इनके लिए बाद में अलग से टैक्स जमा करवाना पड़ता था पर्सन को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर उसकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो आप लोग उसको पहले ही कंसीडर कर लो, पहले ही उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर लो, ताकि लीगल कंप्लायंसेस एम्प्लॉय के लिए कम हो जाए। तो अगर एम्प्लॉय अपनी कंप्लीट डिटेल्स देता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, प्रॉफिट से रिलेटेड, तो वो प्रॉफिट से रिलेटेड आपको कंसीडर करना है और उस बेस पे आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है, चाहे न्यू स्कीम हो चाहे ओल्ड स्कीम हो। बट अगर वहां पे लॉस आ रहा है, यानी उसने बोला कि मुझे लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में, जो भी आपका एम्प्लॉय है, तो लॉस के केस में ऑल टैक्स रिजीम में आप लोगों को डिडक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को 2 लाख तक का जो लॉस है वो सेट ऑफ करने का परमिशन मिल जाती है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप लोगों को जो लॉस है, लॉस की डिडक्शन नहीं मिलती है। यहाँ पे किसी भी तरीके की लॉस की डिडक्शन आप लोगों को अलाउड नहीं की जाएगी। कैपिटल गेन्स की बात करें, आपका एम्प्लॉयर आपका कैपिटल गेन भी कंसीडर कर लेता है, अगर आप उसको कैपिटल गेन की अपनी जो डिटेल्स है वो दे रहे हो तो। लेकिन जनरली आप देखेंगे तो एम्प्लॉयर जो है इन चीज़ों को कंसीडर कम करते हैं। रीज़न बीइंग इसके अंदर कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा आती हैं, और जो इसमें स्पेशल रेट की एडजस्टमेंट्स होती हैं उसमें एम्प्लॉयर को जनरली दिक्कत आती है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनली एम्प्लॉय के हाथ में ही होती है, तो वो अपनी कैलकुलेशंस खुद से ही ज़्यादा करवाते हैं। तो कैपिटल गेन्स आप लोगों को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करना होता है। पीजीबीपी को आप लोग कंसीडर नहीं करेंगे सैलरी के साथ, वो लोग अपनी अलग से रिटर्न फाइल करेंगे। और वैसे भी अगर हम बात करें, सैलरी के साथ बिजनेस करना अलाउड ही नहीं होता। जो सैलरीड पर्सन है उनको अलाउड नहीं है कि वो सैलरी के साथ बिजनेस भी करें, तो इसलिए ऐसा कुछ होता ही नहीं कि वो बिजनेस इनकम भी साथ में दिखाएंगे। अदर सोर्सेज की अगर कोई इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट इनकम उन लोगों को कंसीडर करनी पड़ेगी। आपके एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट इनकम वो ऐड करेंगे और देन आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट करेंगे। ऐड करने के बाद वो टैक्स कैलकुलेशन करेंगे आपकी। रिलीफ अंडर सेक्शन 157 और अर्लियर हमारे पास ये सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 89। देखिए कई बार होता क्या है कि आप लोगों को पिछली सैलरी बाद में मिली, जैसे मैंने एरियर बताया, या कई बार सैलरी आप लोगों को एडवांस में मिल जाती है। तो जो इतने सालों की रुकी सैलरी आपको मिली, अब आने के बाद गवर्नमेंट ने एकदम से उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, तो आप क्या बोलोगे, सर अगर मेरे पिछले टाइम पे ये सैलरी मुझे मिल जाती तो आप एक बात बताइए, उस टाइम की डिडक्शंस भी मैं क्लेम करता, उस टाइम के एग्जम्पशंस भी मैं क्लेम करता, और तब जो टैक्स रेट्स थे, टैक्स रेट्स भी कम थे, आज टैक्स रेट्स ज़्यादा हैं। कुछ भी आपके पास ऐसी जो बातें हो सकती हैं गवर्नमेंट को कहने के लिए कि मुझे उस टाइम अगर ये टैक्स लगता तो मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता, लेकिन आज मेरे पास जो टैक्स है, टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अमाउंट एक साथ रिसीव हुई है, ये अमाउंट 5 सालों की है, लेकिन 5 सालों में डिवाइड होकर के अगर मुझे वो पैसे का टैक्स लगता तो उस टैक्स की वैल्यू कम होती, या हो सकता है मुझे टैक्स लगता ही ना। इसके लिए गवर्नमेंट आप लोगों को एक बेनिफिट देती थी अंडर सेक्शन 89। वो बेनिफिट अब आपको कहाँ दे दिया जाएगा, अंडर सेक्शन 157। आप लोग इसके अंदर एक फॉर्म फाइल करते थे, जो रिलीफ फॉर्म था आपके पास, उसका फॉर्म का नंबर क्या था, फॉर्म नंबर 10E। अब आप इस फॉर्म की बजाय आप लोग कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, फॉर्म नंबर 39। ये न्यू फॉर्म का नंबर है। जितने भी आपके नए फॉर्म भरे जाएंगे वो इसी नंबर से भरे जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल करनी है, उसमें फिलहाल भी फॉर्म नंबर 10E जाएगा एरियर के केसेस में। फिर से सुनिए, आप लोगों को टीडीएस की जब मैं बात कर रही हूँ, टीडीएस के लिए जो प्रोविजंस अप्लाई हो चुके हैं वो 1 अप्रैल 26 से हो गए। क्लियर, 1 अप्रैल 26 से अब टीडीएस की नई रिटर्न्स जाएंगी। लेकिन अब जो हमारे पास इनकम टैक्स की रिटर्न जाएंगी, जो मेरे पास आईटीआर जाएंगी, वो आईटीआर कौन से फाइनेंशियल ईयर की जा रही है, वो जा रही है जी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। ध्यान से मेरी बात को समझो, बहुत क्लियर कट कंसेप्ट बता रही हूं मैं। फिलहाल जो मेरे पास रिटर्न्स जाएंगी, दैट बिलोंग्स टू 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026। वो इस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर से जब वो बिलोंग करती हैं तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 10E जाएगा एरियर से रिलेटेड।
यहाँ पे फॉर्म नंबर 39 नहीं जाएगा, यहाँ पे फॉर्म 10 ही फाइल करना है। बात समझ में आई? हाँ जी मैम। ये फॉर्म 39 कब जाएगा? ये फॉर्म 39 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये जाएगा जी जब हम टैक्स ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर की जगह क्या आ गया? टैक्स ईयर। टैक्स ईयर 1 अप्रैल 26 टू 31 मार्च 27 इसमें जाएगा। आ गई आपको मेरी बात समझ में? हाँ जी मैम, बिल्कुल आ गई। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब ये आप लोगों के पास आ गया कि फॉर्म नंबर 39 तो यहाँ पे जाएगा, फॉर्म नंबर 10E, यानी फिलहाल वाली आईटीआर के लिए बात रखो, इस साल के आईटीआर में फॉर्म नंबर 10 ही जाएगा, अगले वाली आईटीआर के लिए फॉर्म नंबर 39 चला जाएगा। ठीक है मैम, वो जब आईटीआर आएंगे ना हम लोग आप लोगों को अपडेट भी कर देंगे, निश्चिंत रहो। अब रिलीफ का कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास पहले अगर टैक्स बर्डन कम होता तो उसको कैलकुलेट करके हम एडिशनल टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने की इसमें कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट का मेन ही मोटिव यही है कि आप लोगों के पास एडिशनल टैक्स बर्डन ना जाए। फॉर्म नंबर 10E फाइलिंग अगर आप सीखना चाहते हो, वो भी आईटीआर के टाइम पे मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को फॉर्म 10E की फाइलिंग सिखा दूंगी। नाउ मल्टीपल एम्प्लॉयर अगर आप लोगों के पास है, मल्टीपल एम्प्लॉयर के केस में पहले कौन सा फॉर्म जाता था? 1012B फॉर्म जाता था, अब आपके पास फॉर्म नंबर 122 जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट जो टैक्स ईयर हमारे पास आएगा अप्रैल 26 से लेकर के मार्च 27 का, ये आपको तब फाइल करना है। फिलहाल 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म नंबर 12B ही जाएगा। अब ये फॉर्म नंबर 12B कब जाता है? जब आपने चेंज कर ली कोई भी जॉब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास आप लोग ड्यूरिंग द ईयर ही काम कर रहे हो, तो आपके पास फॉर्म नंबर 12B फाइल किया जाता है। यहाँ पे दोनों के दोनों एम्प्लॉयर टीडीएस इंडिपेंडेंटली डिडक्ट करते हैं, और ऐसा ना हो कि दोनों ही ने कम टीडीएस डिडक्ट किया हो, अंडर डिडक्शन ना हो जाए, और टैक्स आपको ईयर द एंड पे पेबल हो, और उसके अंदर आपको फिर इंटरेस्ट भी फाइल करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको फॉर्म 12 भी फाइल करना होता है, ताकि आपका जो एक्चुअल टैक्स बनता है वो टैक्स वहाँ पे फाइल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, दोनों जगह आपकी जो सैलरी है 30 लाख है, इसने भी 30 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स दे दिया, इसने भी 30 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स दे दिया, तो कहीं ना कहीं आपका टैक्स कम फाइल होगा। जब आप फॉर्म 12B फाइल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आपका 60 लाख के अकॉर्डिंग जो इनकम है वो कंसिडर करके आपका टीडीएस जो है वो फाइल किया जाएगा। अगर आपके पास 2 एम्प्लॉयज थे, जो भी करंट एम्प्लॉयर है उसके पास आपने फॉर्म 122 जो है वो फाइल कर देना है। उसमें आप लिखेंगे कि प्रीवियस एम्प्लॉयर ने आपको कितनी सैलरी दी है और कितना टीडीएस ऑलरेडी प्रीवियस एम्प्लॉयर डिडक्ट कर चुका है, और फिर करंट एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? वो प्रीवियस इनकम को भी इंक्लूड करेगा, उसकी टैक्स लायबिलिटी को भी इंक्लूड करेगा, और जो जेन्युइन आपका टीडीएस बनता होगा वो टीडीएस आप लोगों का डिडक्ट कर लेगा। अगर आपने ये फॉर्म फाइल नहीं किया है एम्प्लॉयर को, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एम्प्लॉयर कल को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा अगर आपका शॉर्ट डिडक्शन ऑफ टीडीएस होता है। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये दिया हुआ है कि अगर आपका टीडीएस जो है एक्स्ट्रा डिडक्ट हो गया, अगर टीडीएस एक्स्ट्रा डिडक्ट हो गया तो Q4 के अंदर आप उसको रिड्यूस टीडीएस पे करके एक सेट ऑफ कर देंगे अमाउंट को। अगर शॉर्ट टीडीएस आपका डिडक्ट हो गया तो Q4 के अंदर ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा, और आपकी जो सेटलमेंट है वो Q4 के अंदर एडजस्ट कर दी जाएगी। अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को, तो टैक्स लायबिलिटी आपके प्लेस ऑफ सर्विस पे डिपेंड करती है, रेजिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड नहीं करती। आपको इस बात का ध्यान रखना है, और उसी बेसिस पे आप लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं देखना, आपको अपना प्लेस ऑफ सर्विस देखना है। नेक्स्ट, एविडेंस टू बी सबमिटेड बाय एम्प्लॉई। कौन कौन से एविडेंसेस एम्प्लॉई को देने जरूरी है? अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रूफ है इन्वेस्टमेंट के, डिडक्शन के, एग्जम्पशंस के, तो वो आप लोगों को फॉर्म 124 में सबमिट करने जरूरी है। कोई भी HRA, LTA यानी लीव ट्रेवल अलाउंस है, ATC, ATD, अदर एलिजिबल डिडक्शंस, ये जितने भी आपको प्रूफ है ये प्रूफ आपको प्रोवाइड करवाने जरूरी है। HRA अगर आपको मिल रहा है तो रेंट की रिसिप्ट, रेंट एग्रीमेंट, अगर 1 लाख से ज़्यादा का आप रेंट पे कर रहे हो पर एनम, तो आप लोगों को पैन कार्ड भी देना जरूरी है, पैन नंबर लैंडलॉर्ड का नेम और एड्रेस, और रिलेशनशिप अगर लैंडलॉर्ड का है ये अब मैंडेटरी कर दिया। पहले ये मैंडेटरी नहीं था। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं ना, वो ज्यादातर लोगों ने फादर से, मदर से, इवन वाइफ से भी रेंट पे ले रखी होती है, या वाइफ ने हस्बैंड से रेंट पे ले रखी होती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अब सरकार डेफिनेटली पूछ रही है, भैया ये बताओ रिलेशन क्या है आपका लैंडलॉर्ड से। अगर लैंडलॉर्ड आपका रिलेटिव है
तो स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा कि आपका कौन सा रिलेटिव है, क्या आपने फादर से रेंट पे लिया हुआ है या मदर से रेंट पे लिया हुआ है या वाइफ से लिया हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा। नाउ लीव ट्रैवल अलाउंस में ट्रैवलिंग विद इन इंडिया होनी चाहिए, ये तो ज़रूरी है, आप लोगों को पता है। ट्रैवल फेयर आप लोगों को अलाउड होगा, लेकिन होटल और फूड का खर्चा आप लोगों को अलाउड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? ट्रैवल टिकट्स आप लोगों को चाहिए, बोर्डिंग पासेस चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन भी आप लोगों का वहाँ पे रिक्वायर हो सकता है। होम लोन के केस में आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा लेंडर से, लोन रीपेमेंट शेड्यूल आपको लेना पड़ेगा, और ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपको चाहिए प्रॉपर्टी के, पैन ऑफ लेंडर आप लोगों को चाहिए। एटीसी में मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ्स दे दिए कि किस केस में आपको कौन कौन से प्रूफ चाहिए, आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। इसमें थियोरेटिकल कंसेप्ट है, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये आप लोगों को पढ़ने से समझ में आ जाएगा। डोनेशंस है, डोनेशंस का ध्यान रखिएगा, डोनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा केस लगते हैं, बहुत लोग फेक डोनेशंस दिखाते हैं। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगी आप लोग फेक डोनेशंस दिखाएं, बहुत केसेस लोगों के री ओपन होते हैं जो फेक डोनेशंस हैं वो दिखाने के बाद। डोनेशन अगर दिए तो डोनेशन रिसिप्ट, पैन और एटीजी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आप अपने एम्प्लॉयर को भी प्रोवाइड करेंगे। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डिडक्शन आपको 10,000 तक की मिलती है, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी एक चीज़ अपने एम्प्लॉयर को दे देनी है। हाँ, ये चीज़ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डिपेंडेंट है विद डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट डिपेंडेंट का जो प्रूफ है, उसके ट्रीटमेंट का, रिहेबिलिटेशन का और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का, ये प्रूफ आप लोगों को सबमिट करने आगे डिपार्टमेंट को ज़रूरी है। अदर कोई इनकम है तो उसकी आपको डिक्लेरेशन देनी है कि रेंटल इनकम है, बैंक इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कैपिटल गेन है, जो भी समराइज्ड, इसकी एक फॉर्म आपको देनी ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयर को। जो भी आपके अदर इनकम्स है वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सबमिशन का टाइमलाइन की अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉयर के लिए एक डेडलाइन होती है जनवरी फरवरी की, आप फरवरी तक उसको वो डाटा प्रोवाइड कर दो Q4 के अंदर, यानी जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स में, ताकि वो मार्च के अंदर कैलकुलेशन सारी कंप्लीट करके आपका टाइमली बेसिस पे टीडीएस जो है वो डिपॉजिट करवा सके। अगर आप लोग कोई भी प्रूफ नहीं देते हैं अपने एम्प्लॉयर को तो एम्प्लॉयर लाइबल नहीं है डिडक्शन के लिए, एम्प्लॉयर आपको डिडक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। एम्प्लॉयर आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है और हायर लेवल पे हायर अमाउंट के साथ टीडीएस भी डिडक्ट कर सकता है। अगर आपके फॉर्म्स की बात करें तो बिल्कुल नए फॉर्म्स आए हैं, फॉर्म्स में फाइल करने भी बताऊंगी, बशर्ते मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो मुझे अगर रिस्पांस मिलता है अपनी वीडियोस के ऊपर तो मैं आपको प्रैक्टिकली फाइलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे जरूर सिखाऊंगी। न्यू इनकम टैक्स एक्ट के न्यू फॉर्म्स में आप लोगों को सिखाऊंगी, मेरा वादा है आप लोगों से। बट मुझे भी रिस्पांस चाहिए आप लोगों का। देखिए, पेड कोर्सेज मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जस्ट इतना तो मेरे लिए भी आप लोगों का एक कंसिडरेशन बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। नाउ आप लोगों को क्वार्टरली ड्यू डेट्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अप्रैल टू जून, जून टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, 4 क्वार्टर आप लोगों के पास होते हैं। फर्स्ट क्वार्टर की ड्यू डेट 31 जुलाई, और इसके अंदर फॉर्म 24Q और 138 दो फॉर्म्स यहाँ पे मैंने क्यों लिखे हैं। फॉर्म 24Q पहले फाइल होता था, अब कौन सा फॉर्म फाइल होगा? 138। क्लियर? अब यहाँ पे सेम इसकी जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर, इसकी थर्ड वाले क्वार्टर की 31 जनवरी, और फोर्थ क्वार्टर की थोड़ा एक्सटेंडेड दी गई है 31 मई आप लोगों को दी गई है। यहाँ पे 31 मई में एनेक्सर 2 के साथ ये सारी डिटेल जाएगी, और फॉर्म आपका 24Q से बदल करके क्या कर दिया गया है? 138 कर दिया गया है। तो बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हम लोग हाजिर होंगे, जिसमें हम सेक्शन 393 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 393 में बहुत सारे सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया है, तो 1 बाय 1 हम उसको भी डिस्कस करेंगे बहुत डेप्थ के अंदर। ये वीडियो भी मैंने कोशिश की कि बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बता सकूं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और चैनल से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।